मेरा गांव, चूंकि मैं आजमगढ़ के जिस जगह से रहने वाला हूं, मेरे गांव से दो गांव 3 गांव छोड़ करके मेरे पिताजी के पुराने साथी हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे ही लगाया मृतक। उनका नाम है लाल बिहारी। तो लाल बिहारी जी अपने नाम के आगे ही मृतक लगाए। वो चुनाव भी लड़ते रहे केवल इस बात को कहने के लिए कि मैं जिंदा हूं, मगर सरकारी दस्तावेजों में मैं मार दिया गया। वो जब चुनाव लड़ते थे, और मुझे याद है कि उस इलाके के बाकी लोग हंसी मजाक करते थे, और मेरे पिताजी उनके हर इस तरह की काम में सबसे आगे रहते थे। और वो चुनाव में गाड़ियों के काफिले से नहीं जाते थे, वो शव यात्रा जैसे निकाली जाती है वैसे ही, हमारे यहां भोजपुरी में उसको टिट्ठी बोलते हैं, उसको लगाते थे और कहते थे कि ये एक मुर्दा व्यक्ति लोकतंत्र में चुनाव लड़ने जा रहा है। जो वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है ये उसको नहीं पता, क्योंकि वोटर लिस्ट से लेकर सरकारी दस्तावेजों में वो गायब है, लेकिन वो आपके सामने खड़ा है। बाद के दिनों में आपने देखा होगा कि उस पर एक फिल्म भी बनी, कागज उसका नाम था। मैंने बहुत बचपन में पिताजी की तस्वीरें, उनकी डायरी पलटते समय देखा कि उस वक्त ये बहुत एक अपवाद माना जाता था कि कोई जिंदा व्यक्ति मर कैसे सकता है दस्तावेजों में। फिर आज से तकरीबन 1-1.5 महीने के भीतर जो हुआ कि एक व्यक्ति, जो अभी मनोज जी ने उसका उद्धरण भी दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, बात बहुत पुरानी नहीं है, वोट चोरी। और जहां शंभू जी ने अपनी बात खत्म की, मैं वहीं से जोड़ देता हूं इस बात को कि एक ऐसे मुल्क में जिसमें पैदा होते ही बहुत कुछ फैसले ले लिए जाते हैं सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक संरचना के तहत, कि आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे और क्या क्या नहीं मिलेंगे। शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, सत्ता संसाधन में हिस्सेदारी, हजारों साल से इस देश में यह विषमता रही है, और उस विषमता के खिलाफ संघर्ष भी रहा। और उस संघर्ष की एक बुनियाद, मैंने बात जहां से शुरू की थी कि जहां यह कार्यक्रम हो रहा है यह बिहार है, और बिहार में समानता, न्याय और मानवता के विचार का पहला प्रतिबिंब, पहली रोशनी तथागत बुद्ध की है, जो इसी बिहार की सरजमी से पूरी दुनिया को रोशनी दिखाता है। और बुद्ध से लेकर के ज्यादा बात तक तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, बुद्ध से लेकर के संविधान लागू होने के बीच इस मुल्क ने जाने कितनी बार वो लड़ाई लड़ी कि आप इंसान और इंसान में फर्क न करें। इंसान और इंसान बराबर होते हैं, उन्हें शिक्षा का भी अधिकार, सम्मान भी बराबर, और इंसान को इंसान समझा जाए। कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक से होते हुए फूले, शाहू, अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, भगत सिंह, और इवन शुरू के दौर के नहीं लेकिन बाद के दौर के, जब अंबेडकर और गांधी में संवाद होता है, तो बाद के दिनों के गांधी जो ये कहते हैं कि मेरा अगला जन्म हो तो मैं एक मेहतर के घर पैदा होना चाहूंगा, उसी शादी में जाऊंगा जहां अंतरजातीय विवाह होगा। और उन्होंने स्वीकार किया कि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से जाति संबंधी मेरी धारणा बदली है। ये एक संवाद का जो देश लगभग 2-2.5 हजार साल का रहा है, इसने बार बार हमें यह समझाया, अन्याय की शक्तियां, विभाजनकारी शक्तियां हर दौर में रही, लेकिन यह भारत, यह देश हर दौर में उससे लड़ा, और इतिहास में उन्हें ही दर्ज किया गया जो मानवता के पक्ष में थे, न्याय और समता के पक्ष में थे। जो अमानवीय व्यवहार के पक्ष में थे, उन्हें आज इतिहास में याद नहीं किया जाता। इसलिए जब संविधान बना तो उसने एक रास्ता, एक गलियारा खोला कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। बराबरी का, न्याय का, समता का एक गलियारा। और डॉक्टर अंबेडकर ने चेतना पहले ही दे दी थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे न हुए तो वो कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। हम एक राजनीतिक बराबरी के युग में तो जा रहे हैं, क्योंकि अंतर्विरोधों का युग होगा,
लेकिन सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी का मायने बहुत नहीं निकलेगा। लेकिन राजनीतिक बराबरी किससे मिली? वोट के अधिकार से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी और उस बीच में यह देश इतना ऋण विहीन नहीं हुआ था, और कम से कम जब बिहार पर ही हमला हुआ और हमारे मित्र मनोज गुप्ता ने जो अपनी भूमिका में बहुत मार्के की बात कह दी, मैं उसे दोहराकर अपनी सहमति दे रहा हूं कि बिहार में ही यह प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि बिहार लड़ सकता था। अगर बिहार हार गया तो फिर बाकी राज्यों में लड़ना मुश्किल होगा, इसलिए बिहार को लड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए बिहार के ऊपर यह प्रयोग हुआ। वरना अब तो यह सामान्य सी बहस है जो आम चौराहों पर हो रही है कि आप चंद महीनों पहले जब खुद को प्रधानमंत्री चुनवाना होता है तो वो सारी वोटर लिस्ट जायज है, उसमें मृतक भी वोट दे रहे हैं, उसमें पलायन करके दूसरे जगह गए हुए लोग भी वोट दे रहे हैं, और आप प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन जिले इलाही को यह समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन मुख्यमंत्री अपना नहीं बनवा पाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना कैसे पूरा होगा बिहार में? और अब समाजवादी आंदोलन से निकले लोग अब उनकी शिकायत क्या करें, लेकिन अब तो वो राजनीतिक अवसान पे है। तो इस बार का बिहार का चुनाव निर्णायक चुनाव होने वाला था, इसलिए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, मैं केवल विषय प्रवेश जैसा कुछ नहीं है क्योंकि इस विषय की दक्षता विशेषज्ञता योगेन जी रखते हैं, तो उसमें मैं कोई दक्षता नहीं करूंगा। मैं कुछ सवाल की तरह अपनी बात केवल बिंदुओं में रख दे रहा हूं। क्यों बिहार में यह प्रयोग हुआ? क्यों यह बात इस देश को कोई एक नागरिक समाज से, बौद्धिक समाज से व्यक्ति निकल करके सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से लेकर टीवी मीडिया के डिबेट तक में इस देश को बताया? और शायद आप बिहार के लोगों ईमानदारी से बताना, मुझे नहीं पता था कि ये एसआईआर पहले भी हुआ है, लेकिन एक शख्स खड़ा होकर के कहता है कि आज के पहले इस देश में कोई एसआईआर नहीं हुआ था। इसका मतलब ये बहुत साजिश के तहत, बहुत कम वक्त में, बहुत हड़बड़ी के साथ, एक गलत मंशा के तहत एसआईआर बिहार पर थोपी गई थी। विपक्षी दल खड़े हुए, विपक्षी दलों को, अब कम से कम मैं इस देश के विपक्षी दलों को भी शुक्रिया कहूंगा जिन पार्टियों ने बीते जमाने में मंडल कमीशन, मंडल आंदोलन का विरोध किया हो, आज वो जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। ये देखकर हमें खुशी होती है और इसके लिए हम बधाई देते हैं, क्योंकि ये बदलाव ही हमारे सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक जीवन का अहम हिस्सा है। एक ऐसा विपक्ष आज हमारे सामने है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। आज से 5 साल पहले की समाजवादी पार्टी कुछ और थी, और जब इसी एसआईआर की प्रक्रिया में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने जवाब कम सवाल ज्यादा पैदा किए, और जब यह कहा कि हलफनामा देना होगा वरना देश से माफी मांगनी हो गई, 1 हफ्ते का समय, तो उसी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने संसद के गलियारों में हलफनामा लहराया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में 18,000 वोटर लिस्ट से नाम काटे गए थे जो जिंदा थे, लेकिन वोटर लिस्ट में मार दिए गए थे, और वो चुन चुन करके काटे गए थे। उनके हलफनामों को संसद के गलियारों में दिखाया, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनमें से 14 जवाब चुनाव आयोग ने दिए हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके पूछा कि चलो 14 जवाब सही दिए या गलत, ये बाद में देखेंगे, लेकिन 17,986 जवाब अभी भी बचे हैं, इसका जवाब कब मिलेगा? इसका मतलब यह कि चुनाव आयोग, और बिल्कुल ठीक कहा शंभू जी ने, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए लोकतंत्र और संविधान का नुकसान पहुंचाने की हद तक चला गया है। इसलिए एसआईआर पर आज बात करना जरूरी है, और इसीलिए हमने इस गोष्ठी का विषय रखा, संविधान और लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है एसआईआर। और इसलिए यह जब बात सामने आती है कि मीडिया में बहस होने लगी कि अब जो चोरी का दावा कर रहा है कि चोरी हो रही है उसी को सबूत देना है, चुनाव आयोग सबूत नहीं देगा। ईवीएम में जितनी बार आरोप लगते रहे उस डिबेट में तो पीछे चले गए, ईवीएम में तो वही पहुंचते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो। फिर यह बहस जब एक
भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थी, क्योंकि मीडिया उनके साथ खड़ा है और सरकार बचाव कर रही है। कल्पना करिए कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, भाकपा माले, ये सारे दल मिलकर के वोट चोरी का सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं और जवाब देने कोई अनुराग ठाकुर खड़े हो रहे हैं, जिनका दावा है कि पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गगैरिन नहीं थे। कौन थे आप जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि तीर सही जगह लगा है। चुनाव आयोग से सवाल, बीजेपी का जवाब, और मीडिया उसको बचा रही है या भ्रम फैला रही है। ऐसी परिस्थिति में एक शख्स एक दिन देश की सबसे सर्वोच्च अदालत में जो वकील न होने के बावजूद अपनी दलील रखने की अनुमति मांगे और अपनी दलील रखते हुए, मैंने आज सुबह ही वो वीडियो जानबूझकर शेयर भी की, जिसमें बाकायदे ये वाक्य बोले कि जज साहब, इसी एसआईआर की प्रक्रिया के तहत इसकी सबसे बड़ी खामी को उजागर करते हुए हम आपके सामने 2 सबूत ले आए हैं जो जिंदा खड़े हैं लेकिन वोटर लिस्ट में मार दिए गए हैं। और वो भूमिका योगेंद्र जी ने निभाई। उस वक्तव्य को अगर आप गौर से सुनेंगे, उन्होंने बाकायदे ये बात रेखांकित की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए गए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के खिलाफ ये एसआईआर की प्रक्रिया जा रही है। इसके पहले कोई एसआईआर नहीं होता, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था 2002-3 के आसपास, फिर भी इतने दस्तावेज नहीं मांगे गए थे। और फिर आम लोगों को समझने लायक बहुत आसान भाषा में उन आंकड़ों की पेचीदगी को सुलझाते हुए जब योगेंद्र जी ने पब्लिक डिस्कोर्स इसे बनाया कि बिहार के ऊपर आपने जिन दस्तावेजों को थोपा है, बहुत बड़ी आबादी उन दस्तावेजों से महरूम है, आज तक महरूम है, फिर उनके पास वो कागज ही नहीं होंगे। और इसलिए उन्होंने इस पूरी भूमिका को निभाते हुए जब सर्वोच्च अदालत में अपनी दलील दी, तो खुद न्यायाधीश ये बोलने पर मजबूर हुए कि आपने बहुत सार्थक हस्तक्षेप किया है, हमें निर्णय लेने में इसमें मदद मिलेगी। इसलिए हमने योगेंद्र जी को आज के वक्त में, राजनीतिक दल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम केवल योगेंद्र जी की बात करें तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि हम बाकी लोगों की भूमिका को कमतर या दोयम कह रहे हैं। हम ये केवल कहना चाह रहे हैं कि सारी लड़ाइयां केवल राजनीतिक नहीं होती। राजनीतिक दल राजनीतिक तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन नागरिक समुदाय के बीच से आपके देश का एक बौद्धिक, एक वह व्यक्ति जिसने बहुत लंबे समय तक चुनाव को बहुत करीब से देखा हो। मेरे पिताजी, मैं जब गांव में था तो जब मुझे बताते थे कि देखो ये योगेंद्र यादव हैं और ये जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं ये इतना सटीक होता है अमूमन, और उस समय से हमने जो देखा और उस विश्लेषण के वक्त भी जिसने चुनावी प्रक्रिया को बहुत करीब से देखा हो, जिसे पता हो, और डॉक्टर मनोज गुप्ता ने वो किताब का कोटेशन बताया ही, और हमें याद है दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग जब उस समय सक्रिय रहा करते थे तो हम एक स्टडी सर्किल चलाते थे और उस दरमियान इस तरह की किताबों पर हम पढ़ करके चर्चा करते थे कि लोकतंत्र को कैसे सुलझाने की जरूरत होती है, उन धागों से पिरोने की जरूरत होती है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेकर के आज के आयोजन के लिए एक केवल बुनियाद बस रख करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हम विस्तार से, तसल्ली से योगेंद्र जी को सुनना चाहते हैं। उस बिहार में आपको सम्मानित करने की पहल की गई है, जिस बिहार में एक जमाने में समाजवादी आंदोलन और बिहार जिसमें त्रिवेणी संघ 1933 में शाहाबाद के इलाके में उन दलित, पिछड़ी, वंचित जातियों का एक नेतृत्व उभरा जो 90% की बात करता था। डॉक्टर लोहिया ने एक जमाने में नारा दिया कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो इसी बिहार में कोई जगदेव प्रसाद खड़े होकर के उस नारे को आगे बढ़ाकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। यानी बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, बिहार सामाजिक आंदोलनों की धरती है। बिहार की उन जातियों को जिन्हें चारपाई पर बैठने नहीं दिया, उन्हें बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने और सामाजिक न्याय के आंदोलन ने जब हिम्मत और हौसला दिया, तो उन्होंने संविधान के रास्ते चल करके जो
अर्जित किया था, एसआईआर के रास्ते वही छीना जा रहा है। मैं पिछले दिनों मियापुर गया था, वहां एक गांव है सागरपुर, मुझे बुलाया गया, उसकी बरसी जब मनाई गई, 25 साल पूरे हुए थे। यही आखिरी उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समेट रहा हूं। इस बिहार के ऊपर ही एसआईआर का हमला क्यों हुआ, इसे ये समझिएगा। आप सब जानते होंगे कि सन 2000 में उस इलाके के सागरपुर गांव के बूथ पर वोट डालने के लिए उस इलाके के दलित पिछड़े फैसला करते हैं कि अब तक तो वोटर लिस्ट में हमारा नाम था, वोट हम नहीं डाल पाते थे, कोई और डालता था हमारे नाम पर। लेकिन तब वो वोट की लूट नहीं कही जाती थी। तब उसके बारे में जब दलित पिछड़ों ने अपने राजनीतिक हस्तक्षेप किया तो पूरे एलीट अंग्रेजीदां शहरों में बैठे बुद्धिजीवियों को लगने लगा कि भारत का जातिवादीकरण हो गया, राजनीति का जातिवादीकरण हो गया। हमने अपने समाज शास्त्रियों से पढ़ा, रजनी कोठारी ने बाकायदे इसका जवाब दिया कि ये राजनीति का जातिवादीकरण नहीं है, और योगेन जी ने अपनी लेखनी में बाकायदे उसे साबित किया कि ये उन जातियों का राजनीतिकरण है जिन तक इस देश का संविधान तो पहुंचा ही नहीं था। उनके नाम पर वोट कोई और डाल रहा था। गांव के चौराहे पर 2 लोग व्यक्ति लाठी लेकर बैठ गए और पूरे गांव का वोट पड़ गया, आप वोट डालने नहीं जा सकते थे। लोकतंत्र और संविधान कागज पर तो बन गया था, लेकिन वो 90 तक इस देश के गांव तक नहीं पहुंचा था। ये कड़वी सच्चाई। और बिहार ने लड़ करके इसका प्रतिकार किया, और सागरपुर के उस बूथ पर जब हमला हो गया, जब ओबीसी, उसमें से यादव, पासवान और उसके बाद दुसाध जाति के, पासी बिरादरी के, यानी ये पीडीए समाज के लोग खड़े होकर लाइन लगाकर गए कि हम वोट डालेंगे। सामने से उनके ऊपर हमला होता है, 8 लोग मारे गए, 17 घायल हुए। और उसका जब स्मारक बना तो पिछले दिनों मैं गया था वहां, मुझे बुलाया गया, तब मैं ये महसूस किया कि असल में ये लोकतंत्र तो आखिरी व्यक्ति तक अभी कायदे से पहुंचा भी नहीं था, और कोई वोट चोरी करके इस लोकतंत्र और संविधान की बुनियाद ही हिलाने लगा। इसलिए बिहार के ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है। अगर बिहार इस वोट चोरी को, योगेन जी ने अभी, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और अभी जब इसका अंतरिम एक तारीख आई तो योगेन जी ने वहां कहा भी कि आधार को जोड़ना हो दस्तावेजों में, 11 के बाद 12 दस्तावेज करने हो, या इस लिस्ट में काटे गए नामों की संख्या घटनी हो। योगेन जी ने कहा कि हमने एक राहत पाई है, लेकिन बिहार ने तो इतनी राहत पा ली। अगर बिहार अंतिम रूप से इस राहत को नहीं पाया तो इसके बाद अगला नंबर बंगाल का, उत्तर प्रदेश का होगा, और उसी उत्तर प्रदेश का होगा जिस उत्तर प्रदेश के 2 उपचुनाव मैंने बहुत करीब से देखा। नौकरी से निकाला गया तो मैंने भी यह तय किया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और मैं जब इस मंच पर खड़े होकर योगेन जी के सामने पहली बार दृष्टा करते हुए भी उनकी तारीफ कर रहा हूं, किशन जी को याद कर रहा हूं, अपने पिताजी को याद कर रहा हूं, तो इसका एक जिम्मेदार दायित्व और दबाव भी वैचारिक है मेरे ऊपर कि इसके बाद जब मैंने सामाजिक राजनीतिक चीजों को नजदीक से देखना शुरू किया तो मैं उस बूथ पर गया हूं, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर, कुंदरकी और कटहरी, जहां वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वो लोग वोट नहीं डाल सकते क्योंकि पुलिस वहां वेरिफिकेशन के नाम पर लाठी चलाती है। मुसलमान, यादव या बाकी जो गैर सत्ताधारी दल को वोट डालने वाले लोग हैं, चिन्हित करके उनको वोट डालने से रोक दिया गया। और तो और कुंदरकी में पुलिस पिस्तौल तान करके एक महिला के सामने खड़ी हो जाती है कि तुम्हें वोट डालने नहीं देंगे। इसलिए अखिलेश यादव ने यह बात कही कि यह वोट चोरी ही नहीं, वोट डकैती है, और डकैती से बचने के लिए इस बात का इंतजार नहीं किया जा सकता कि वो डकैती अभी पड़ोसी के घर में हो रही है, जब मेरे घर होगी तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे। इसलिए इसी बुनियाद के साथ मैं योगेन जी को, हम सब सुनेंगे, इस बारीकी को भी योगेन जी रखें कि क्या वाकई ये वोट चोरी या वोट डकैती है, इसका असर क्या है। और हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर, फूले, लोहिया, तमाम लोगों के मेहनत से जो संविधान अभी पहुंचना शुरू हुआ था, क्या एसआईआर उस संविधान पर हमला है। और योगेन जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत करीब से इस पूरी प्रक्रिया को देखा है, लड़ा है, जेपी आंदोलन का नारा इसे बिहार से निकला था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो हम एक बागी को अपने बीच में पा करके बहुत
गौरवान्वित हैं और धन्यवाद देते हैं कि आज बिहार का पूरा नागरिक समुदाय अपने बौद्धिक व्यक्ति के साथ खड़ा है और इस हिम्मत और हौसले के साथ खड़ा है कि जो भी हक और सच के लिए लड़ेगा, आम लोग उसका साथ देने के लिए खड़े हैं। मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं योगेंद्र जी को। और ऐसे लोग जब खड़े होते हैं, हर बार लगता है कि योगेंद्र जी जैसे लोग हाशिए पर चले गए, लेकिन जब इस तरह के मौके आते हैं तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर तकरीर करने वाले वो शख्स आज भी इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद में गहरे हैं, जिन्होंने समाजवाद, अंबेडकरवाद और सामाजिक न्याय का वह सबक सीखा है। जब जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लोग वहां खड़े होकर देश के संविधान को बचाते रहेंगे। मैं बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद।